नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञान दैनिक क्लासेज ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण क्रियाएं होती क्या हैं। देखिए दोस्तों, जो अभी तक हमने महत्वपूर्ण क्रिया पढ़ा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने उसका भाग 1 देखा है। आज हम पढ़ेंगे भाग 2, जिसमें पहली महत्वपूर्ण क्रिया आपकी है सैंडमायर अभिक्रिया। कौन सी है? सैंडमायर अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है। सैंडमायर अभिक्रिया। तो देखिए, सैंडमायर अभिक्रिया को हम पढ़ेंगे। प्रश्न उठता है सैंडमायर अभिक्रिया क्या है? तो आप कहोगे सैंडमायर अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HCl के साथ क्रिया कराते हैं, अर्थात गर्म करते हैं, तब हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या मिलता है? तब हमको क्लोरोबेंजीन मिलता है। इसी अभिक्रिया को हम सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये जो रचना है इसे हम कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, अर्थात बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम इसके साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा? क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा और नाइट्रोजन गैस और HCl बाहर निकल जाएंगे। तो आप कहोगे सैंडमायर अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम इसको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को HCl के साथ गर्म करते हैं तो होगा क्या? क्लोरोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोजन गैस और HCl मुक्त हो जाते हैं। यही आपकी सैंडमायर अभिक्रिया है। उसके बाद हम दूसरी अभिक्रिया जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है HVZ अभिक्रिया। क्या है? HVZ। नाम देखिए, HVZ का नाम क्या होगा? ये दूसरी अभिक्रिया है HVZ अभिक्रिया। इसका नाम है बोल्हार्ड जेलिंस्की। तो देखिए, HVZ अभिक्रिया का जो पूरा नाम है बोल्हार्ड जेलिंस्की। इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में छोटे मतलब संक्षेप रूप में इसे हम कहेंगे HVZ अभिक्रिया। तो आइए हम इसका समीकरण देखते हैं कि इसका रासायनिक समीकरण क्या है। आप कहेंगे जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को मतलब RCH2COOH, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो होगा क्या? क्लोरीन के साथ जब हम इसे क्रिया कराएंगे तो ये HCl बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? HCl बाहर निकल जाता है और जब HCl बाहर निकल जाएगा तो बनेगा RCHCl और COOH। इसका नाम है मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप कहोगे जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाता है और मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अब इस मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल को पुनः किसके साथ? क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ? क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो HCl मतलब जो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है ये बाहर निकल जाएंगे। HCl बाहर चला जाएगा और बनेगा आपका यहाँ पर RCl मतलब ये बनेंगे और COOH बनेगा। इसका नाम है डाइक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है?
डाइक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम कहेंगे यह संपूर्ण प्रक्रम HVZ अभिक्रिया कहलाता है। यह संपूर्ण प्रक्रम ही HVZ अभिक्रिया कहलाता है। पुनः ध्यान दें, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा और मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। इस मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल को पुनः क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा और डाइक्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो हमने ये देखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है। ध्यान दें, रसायन विज्ञान में समीकरण को बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप रटेंगे और बाद में भूल जाएंगे। इन समीकरणों को आप बार बार लिख करके याद करने का प्रयास करें। तो इसी क्रम में हम देखते हैं तीसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो हमको पढ़ना है, वो है आपकी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है। आप कहोगे इसमें हम एमाइड क्या होते हैं, RCH2CO NH2, ये जो रचना है इसी का नाम है एमाइड। तो आप कहोगे जब हम RCH2CO NH2 मतलब एमाइड को ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, मतलब ब्रोमीन के साथ और एक चीज साथ में इसके और रहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप कहोगे जब हम एमाइड को ब्रोमीन के साथ और कास्टिक पोटाश के साथ क्रिया कराते हैं, जब हम एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटाश के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होगा क्या, यहाँ पे RCH2NH2 मतलब यहाँ पे प्राप्त होगा आपको एमीन। तो ये एमीन बनेगा, साथ ही साथ यहाँ पे मिलेगा आपको पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या मिलेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड मिलेगा, पोटेशियम कार्बोनेट मिलेगा और पानी के द्रवण मिलेंगे। तो आप इसी प्रक्रम को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहेंगे। तो पुनः ध्यान दें, जब हम एमाइड को ब्रोमीन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, बनता है आपका एमीन। क्या बनेगा, एमीन बनेगा। और इस एमीन को हम मतलब एमीन बनेगा, साथ ही साथ पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा और पानी के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। उसके बाद हम देखेंगे अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिए अगली महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया है वह है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है। तो हम पढ़ेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया पहले हम समझें। यहाँ पे कहेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती क्या है, आप कहेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम एनिलीन को, किसको, एनिलीन मतलब ये हमारे पास एनिलीन है, यही रचना कहलाती है एनिलीन। मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 लगता है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगेगा तो रचना बन जाती है आपकी एनिलीन। तो एनिलीन को हम क्लोरोफार्म, जिससे क्लोरोफार्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। पूरा ध्यान दें, जब हम एनिलीन को क्लोरोफार्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे
तब ये हमारे पास जो प्रोडक्ट देगा, जो उत्पाद बनाएगा, वो उत्पाद हमको मिलेगा। यहाँ पर फेनिल बनेगा, यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड मिलेगा। तो मिलेगा आपको फेनिल आइसोसाइनाइड मिलेगा। तो आप कहोगे ये मिला, साथ ही साथ पोटेशियम क्लोराइड मिला। क्या मिला? पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। और यहाँ पर बनेगा पानी के 3 अणु। क्या बनेगा? पानी का 3 अणु बनेगा। तो हम कहेंगे जब हम इसको एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तब फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है और जल बाहर निकल जाता है। इसी संपूर्ण अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? इसी संपूर्ण अभिक्रिया का हम नाम देते हैं क्या? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो हमने इसको देखा। इसी क्रम में हम नई जो अगली अभिक्रिया आएगी उसको हम देखेंगे, और वो अभिक्रिया आपकी है कौन सी अभिक्रिया? डाब अभिक्रिया। क्या है? डाब अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं डाब अभिक्रिया क्या होती है। डाब अभिक्रिया क्या होती है? आप कहोगे डाब अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में हम सोडियम क्लोराइड को, इस अभिक्रिया में हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। इस अभिक्रिया में हम इसको क्लोरोबेंजीन को हम इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। इस अभिक्रिया में हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो मिलता है आपका फिनाल। क्या मिलता है? फिनाल मिलता है। और NaCl बाहर निकल जाता है। क्या मिलता है? NaCl बाहर चला जाएगा। तो आप कहोगे कि डाब अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो फिनाल बनता है, और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। इसी अभिक्रिया को हम डाब अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए इसी क्रम में जो नई अभिक्रिया है उसे हम देखते हैं। अगली अभिक्रिया जो हमारे पास है वो है आपका ईटार्ड अभिक्रिया। क्या है? ईटार्ड अभिक्रिया। तो हम जानते हैं कि ईटार्ड अभिक्रिया में क्या होगा। ईटार्ड अभिक्रिया में यहाँ पर टाइलून होगा, टाइलून का सूत्र होगा बेंजीन के ऊपर CH3। तो देखिए ईटार्ड अभिक्रिया में टाइलून को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। ईटार्ड अभिक्रिया में हम टाइलून को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है आपका एल्डिहाइड। ये बनाएगा आपका एल्डिहाइड बनेगा, CHO बनाएगा। साथ ही साथ पानी के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो हम कहेंगे ईटार्ड अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम टाइलून को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? बनता है आपका क्या बनेगा? यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनेगा। मतलब ये बेंजीन है तो मतलब क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड बनेगा और पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? इसी अभिक्रिया को हम कहेंगे ईटार्ड अभिक्रिया। इसका नाम है क्या? बेंजल्डिहाइड। मतलब बेंजीन लगा हुआ है इसलिए इसका नाम पड़ गया है बेंजल्डिहाइड। ये हमने देखा। फिर अगली जो अभिक्रिया आती है वो अभिक्रिया इसी क्रम में है। जो आपके लिए नई अभिक्रिया है वो अभिक्रिया देखेंगे। तो अगली जो अभिक्रिया आती है वह अभिक्रिया है एस्टरीकरण अभिक्रिया। कौन है? एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो देखते हैं हम एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया तो हम कहेंगे एस्टरीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है। एस्टरीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं। इसके साथ एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये है एल्कोहल। तो हम कहेंगे एस्टरीकरण क्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को इसके साथ एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं। तो क्या होगा? ये जल बना देगा, मतलब
पानी बना लेगा और पानी का अणु बाहर चला जाएगा और बनाएगा एस्टर। क्या बनाएगा? एस्टर बना लेता है और साथ ही साथ यहाँ जल बाहर निकल जाता है। तो हम कहेंगे एस्टरीकरण क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो पानी मतलब बन जाता है और ये पानी अलग बाहर निकल जाएगा। साथ ही साथ हमको एस्टर प्राप्त होता है। क्या मिलता है? एस्टर प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण क्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं कि अगली कौन सी अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया आपके पास है जो है वो है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो आप कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम करते क्या है कि हम लेंगे बेंजीन को, इसको लेंगे बेंजीन को लेंगे और इसे हम क्लोरीन से क्रिया करा देंगे। बेंजीन को लेंगे आप क्लोरीन से इसे क्रिया करा देंगे तो ये क्या बनाएगा? ये बना देगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन। और साथ ही साथ क्या बाहर निकलेगा? यहाँ पर HCl बाहर चले जाएंगे। तो आप कहोगे जब हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? जब हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है और HCl बाहर निकल जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये नाम देते हैं। उसके बाद इससे की एक अभिक्रिया और हम देखते हैं। तो ये हमारे पास है क्या? ये बेंजीन के साथ मतलब यहाँ पे लगा हुआ CH3 मतलब टाइलीन है। इसको हम किसके साथ? क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। किससे? क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो ये क्या बना लेगा? यहाँ पे टाइलून रहेगा आपका, टाइलून ऑलरेडी जुड़ा रहेगा लेकिन इसमें एक Cl यहाँ पे लग जाएगा और ये दो रूप में आर्थ्रो और पैरा मतलब दो रूप में प्रोडक्ट देगा। तो आपका CH3 यही रहेगा, CH3 यही रहेगा, जुड़ेगा आपके यहाँ पे Cl प्लस HCl रहेगा। ध्यान दीजिए ये हमने टाइलून लिया, इसको क्लोरीन से क्रिया करा दिया तो ये आर्थ्रो और पैरा दो पोजीशन पे आपका प्रोडक्ट लिख दिया और HCl बाहर निकल गया। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? इसी अभिक्रिया को हम नाम देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलिए हम देखते हैं कि अगली कौन सी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें है आपका अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसको हम पढ़ेंगे इसी क्रम में, वो है आपका निर्जलीकरण। क्या है? निर्जलीकरण क्रिया और रायमंड टीमर क्रिया। तो देखिए निर्जलीकरण अभिक्रिया देखिए निर्जलीकरण क्रिया वह अभिक्रिया होती है, निर्जलीकरण क्रिया वह अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया में क्या होता है कि एल्कोहल, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल का सूत्र यही होगा आपका, एथिल अल्कोहल है, ये सूत्र है इसका। तो निर्जलीकरण क्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम एथिल अल्कोहल को या अन्य अल्कोहल को गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होगा? पानी का अणु बाहर निकल जाता है। गर्म करने पर पानी का अणु बाहर निकल जाता है और जब पानी का अणु बाहर निकल जाएगा तो एथीन बना देगा। क्या बनेगा? एथीन बना देगा। देखिए बनाएगा आपका एथीन। एथीन की संरचना इस रूप में होगी, ये हमारे पास एथीन बन जाता है। साथ ही साथ जल बाहर निकल जाता है। तो हम इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी अभिक्रिया को हम निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगली इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वह है रोजेन-मुंड अभिक्रिया। रोजेन-मुंड अभिक्रिया। तो देखिए रोजेन-मुंड अभिक्रिया क्या होती है? तो हम कहेंगे रोजेन-मुंड अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, रोजेन-मुंड अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम किसको क्रिया कराते हैं? जिसमें हम
बेंजीन, देखिए यहाँ पे कर देंगे आप RCOCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। तो हम कहेंगे जब हम एसिटिल क्लोराइड को इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएंगे, जब हम एसिटिल क्लोराइड का हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराते हैं तो बनता है आपका, बनेगा यहाँ पर RCHO, मतलब एल्डिहाइड बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा आपका HCl बाहर निकल जाएगा, साथ ही साथ HCl बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। एसिटिल क्लोराइड को हमने हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट जो मिला एल्डिहाइड मिला और HCl बाहर निकल गया। इसी अभिक्रिया को हम नाम देते हैं, कौन सी अभिक्रिया, रोजेन-मुंड अभिक्रिया। चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं कि अगली और कौन कौन सी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो अगली जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उसको हम देखेंगे इसी क्रम में। आइए हम देखते हैं कि अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया कौन सी है। तो अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है रायमंड-टीमर अभिक्रिया। कौन सी है, रायमंड-टीमर अभिक्रिया। तो देखिए रायमंड-टीमर अभिक्रिया, टीमर अभिक्रिया, देखिए आप कहोगे इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में हम फिनाल लेंगे, इस अभिक्रिया में हम फिनाल लेंगे और फिनाल को हम क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्षार के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। तो आप कहोगे कि हमने क्या लिया है, फिनाल लिया है, फिनाल को हमने क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो मिलता है हमें सैलिसिल। देखिए मिलेगा आपको फिनाल प्लस CHO, मतलब यहाँ पे ये क्रम है, इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड ये मिलता है। तो हम कहेंगे जब हम फिनाल को क्लोरोफॉर्म और इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड मिलता है और साथ ही साथ हम क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है, साथ ही साथ आपका 3NaOH, 3Na, पहले 3NaCl को बाहर निकाल देते हैं, 3NaCl बाहर चला जाएगा। अब क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा ये CHO बना लिया तो बनेगा आपका यहाँ पर H2O, मतलब 2H2O बनेगी। तो आप कहेंगे रायमंड-टीमर अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम फिनाल को इसके साथ क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है उत्पाद और सोडियम क्लोराइड मिलता है तथा पानी के दोनों बाहर निकल जाते हैं। इसी अभिक्रिया का नाम है रायमंड-टीमर अभिक्रिया। चलिए इसी क्रम में हम देखेंगे अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो है युग्मन अभिक्रिया। कौन सी है, युग्मन अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं युग्मन अभिक्रिया क्या है। युग्मन अभिक्रिया, देखिए युग्मन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, युग्मन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम फिनाल को, फिनाल को, तो हमारे पास ये है फिनाल, ये क्या है, फिनाल है। अब हमने फिनाल लिया, फिनाल को हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसके साथ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। तो ये जो रचना प्राप्त हुई है इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और ये क्या है, फिनाल है। तो हम कहेंगे युग्मन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम इसको फिनाल को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, देखिए होगा यहाँ पर ये चीज कि आपके पास ये HCl तो बाहर, मतलब ये बेंजीन का जो रिंग है, मतलब फिनाल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिनाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो हमने बनाया है यहाँ पे हम OH लगा दें तो ये फिनाल माना जाएगा। अब यहाँ से मतलब ये इस स्थान से फिनाल, ये वाला फिनाल इस स्थान से किससे जुड़ेगा, इस वाले फिनाल से, मतलब वो बेंजीन से जुड़ेगा। और हम जानते हैं जब कोई एरोमेटिक यौगिक एक दूसरे से
जुड़ते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है, तो H क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो HCl का निर्माण होगा। क्या बनेगा, HCl यहाँ से बन जाएंगे, तो हम यहाँ पे कह देंगे -HCl। अब देखिए बनेगा क्या हमारे पास, प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास OH और बनेगा हमारे पास N डबल बंध के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या बनेगा हमारे पास, वो आपका जुड़ जाएगा और ये बनाएगा, इसी का नाम है जो हमारे पास बना है पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। तो आप कहोगे कि युग्मन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हम फिनाल को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो होता क्या है कि HCl बाहर निकल जाता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है इसी का नाम क्या है, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, ये प्रोडक्ट को प्राप्त होता है। तो हमने ये चीज़ देखा। अब इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उसे भी हम देख लेते हैं। इसी क्रम में हम लास्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड में महत्वपूर्ण है, वह है पार्किन अभिक्रिया। क्या है, पार्किन अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं कि पार्किन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए पार्किन अभिक्रिया में हम क्या क्या लेंगे प्रोडक्ट के रूप में, तो हम लेंगे मतलब अभिकारक के रूप में, अभिकारक में हम लेंगे बेंजल्डिहाइड। क्या लेंगे, बेंजल्डिहाइड। ये हमारे पास बेंजीन के साथ CHO लगा रहेगा, तो हम क्या कहेंगे, इसे बेंजल्डिहाइड कहेंगे। उसको लेंगे और हम लेंगे एसिड एनहाइड्राइड। क्या लेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड का सूत्र है आपके पास, ये आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो देखिए CH3COO और क्या हो जाता है आपका ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो आप कहोगे CH3CO, ये किसका सूत्र है, ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड, ऑक्सीजन से ये जुड़ा हुआ है। तो हमने कहा कि हमने लिया है बेंजल्डिहाइड और हमने क्या लिया है, एसिड एनहाइड्राइड को हमने लिया है। अब हम इसे क्रिया कराएंगे सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, इसके साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। पुनः ध्यान दें, हम बेंजल्डिहाइड को किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। तब हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा उसे हम देखते हैं। और वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा H, और उसके बाद एक कार्बन और लगेगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका COOH। क्या होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा CH, उसके बाद COOH, ये बनाएगा आपका, और यहाँ पे एक बंध लगेगा। तो देखिए बैलेंसी इसकी संतुष्ट है, मतलब 4 है। तो हमने देखा जो हमें प्रोडक्ट मिला, यहाँ पर ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है इसका नाम है सिनेमिक अम्ल। क्या है ना, सिनेमिक अम्ल। तो हम कहेंगे कि हम पार्किन अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड को एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराते हैं, किसके साथ, मतलब किसकी उपस्थिति में, तो आप कहोगे कि सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। तो प्रोडक्ट हमको मिलता है यहाँ पर सिनेमिक अम्ल। क्या मिलेगा, सिनेमिक अम्ल प्रोडक्ट मिलता है। साथ ही साथ अन्य प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं, जो अन्य उत्पाद होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए कौन कौन बाहर निकला यहाँ पर आपके पास ये मिला और एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये बनेगा आपका प्लस में जो जा रहा है CH3COOH, ये बाहर निकल गया। यही संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है, मतलब पूर्ण प्रक्रम क्या कहलाता है, यही पूर्ण प्रक्रम कहलाएगा पार्किन अभिक्रिया। तो आज यहीं तक, ये वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको वीडियो देखने के बाद कुछ चीज़ें या जो भी समस्या बने तो कमेंट बॉक्स में लिखें, पढ़ते रहिए। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो यूपी बोर्ड में आप 10 से 15 नंबर आपके हाथ में रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।